object. The object of the section is to protect the accused both against overzealous police officer and untruthful witnesses. फिर पक्याला नामी केस है, ये जो है ये आप जानते हैं कि ये इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये AIR 1939 PC 47 नारायण स्वामी केस तो है, किसी पढ़ा है किसी ने केस ये जी? वो भी है और भी है इसमें बात। इस अथॉरिटी जी यस, ये कन्फेशन की डेफिनेशन इन्होंने दी थी। अच्छा, ये कन्फेशन की जो सही यानी डेफिनेशन है वो इस केस में आई है और आज तक हमारी कोर्ट्स और इंडिया की कोर्ट्स इन्हीं को फॉलो कर रही हैं। ये तहसीलदार सिंह मशहूर केस है 1959 सुप्रीम कोर्ट 10/12। ये अगर आप मौका मिले तो इसको जरूर पढ़ें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लेंथी जजमेंट, वेरी टू द पॉइंट, टचिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केस। फिर ये हमारी अपनी हाई कोर्ट की भी है, वो भी इसी पर है। फिर PLD 2013 भी है, मोहम्मद सरवर वर्सेस मोहम्मद अफसर, बड़ी अच्छी जजमेंट है, ये भी लिखी हुई। ये भी लेटेस्ट जजमेंट है जो इस पॉइंट पर है अबाउट द ऑब्जेक्ट। इसमें भी उन्होंने डिस्कस किया है वो जो आप कह रहे थे ना कि कौन सी फिर एविडेंस एक्ट 140 के तहत कवर हो सकती है, वो भी डिस्कस किया है। ये जजमेंट जो है PLD 2013 162 के हवाले से भी, इसके ऑब्जेक्ट के हवाले से भी और 140 के हवाले से भी। ये इम्पोजिशन ऑफ जनरल बार इनेक्टिंग क्लॉज, यही मैं कह रहा हूं स्वीपिंग फेज है, नॉट फॉर एनी यूज, फॉर एनी पर्पज। अब देखिए ये भी 1926 में इतनी जजमेंट्स ब्यूटीफुल हैं ये कि हर चीज क्लियर हो जाती है। द एक्सप्रेशन फॉर एनी पर्पज इज वेरी इंपॉर्टेंट and there is no sound reason why it should not be given its full value. If the legislature meant merely to prohibit the use of the writing as evidence, there was no point in amending the section or substituting the present stringent subsection 1. The limitation, however, are strict. वही के statement of prosecution witness only if it is reduced into writing, only part of the statement, only it must be proved, it must be a contradiction, and in accordance with the provisions of Article 140. अब है explanation of absolute bar. इसको अभी मैं आपके सामने पढ़ने से पहले मैं ये कहता हूँ कि इसका मतलब ये है, absolute bar का मतलब क्या है? absolute bar का मतलब है कि आप आईओ से नहीं पूछ सकते कि गवाह ने आपको क्या कहा, गवाह से नहीं पूछ सकते कि तुमने आईओ को क्या बताया, और किसी थर्ड पर्सन जो मौके पर बाई स्टैंडर मौजूद था उससे नहीं पूछ सकते कि तुमने गवाह को आईओ को क्या बताते हुए सुना। हर लिहाज से मंशा क्या है कि 161 की स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड पर आनी है तो कन्फ्रंटेशन के जरिए आए, अदरवाइज नहीं आए। और जब होस्टाइल विटनेस को आप पूछेंगे तो इसी की वायलेशन कर रहे होंगे, क्या कहा था तुमने उसको, आज तुम ये कह रहे हो, उस वक्त ये कह रहे थे। तो एब्सोल्यूट बार का मतलब है कि आप उससे उस स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं पूछ सकते। नो विटनेस में बी आस्क्ड व्हाट ही सेड टू द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, नॉर मे एनी पुलिस ऑफिसर बी आस्क्ड व्हाट ए विटनेस सेड टू हिम ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, नॉर मे एनी बाईस्टैंडर बी क्वेश्चन एज टू व्हाट ही हर्ड another person say to the police officer during the investigation। हर तरफ से बंद हो गया जी। उसको भी अप्लाई करेगा ये रूल जो है, इससे वो जब कंट्राडिक्शन करवाई जाती है उसमें तो यही पूछा जाता है कि आपने पहले जो स्टेटमेंट दी है उसमें आपने ये बात की है कि नहीं की। नहीं, अक्यूज की स्टेटमेंट जब होगी, जब विटनेस को कंट्राडिक्ट किया जाता है 161 से, तो उसको तो इजाजत है ना पूछने की। हॉस्टाइल कैसे होगा सर जी? हॉस्टाइल को कोई विटनेस हो ही नहीं सकता अगर उससे पूछ नहीं सकते हम। होस्टाइल का मतलब क्या है भाई? अगर वो अपने जो पहले बयान दिए उससे वो बस दैट्स ऑल। उससे कैसे पूछा, कैसे तो पूछा ही नहीं जा सकता भाई, पूछा कैसे जाएगा, तो बाद में है ना, तो पहले पूछ। अगर वो विटनेस के तौर पे कोर्ट में आता है वो कैसे डिक्लेयर होगा कि ये अब अपनी पुरानी स्टेटमेंट से बदल गया?
देखें, पुरानी स्टेटमेंट को छोड़ें, जब वो आता है, मैंने आपको मिसाल एक दी कि गवाह आता है, उसका स्टेटमेंट लिखी गई है, उसकी स्टेटमेंट लिखी गई है, वो आकर कहता है जनाब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद मैंने क्या कहा था, मैं कुछ नहीं बता सकता। होस्टाइल तो हो गया। होस्टाइल का मतलब क्या है? होस्टाइल का मतलब यह है कि गवाह कुछ चीजें सुप्रेस कर रहा है, कुछ चीजें छुपा रहा है। होस्टाइल तो इस वजह से हो गया, इस वजह से नहीं कि उसने वहां क्या कहा था, यहां क्या कहा है। यार कह दिया उसने कि मुझे कुछ नहीं पता, तो और क्या चाहिए अब हमें बताएं? वो कह रहा है जनाब मुझे कुछ नहीं पता, एक ही फिक्रा कहा उसने, तो अब क्या छुपा रहा है? वो सब कुछ छुपा गया जो कुछ कहना था उसने। ये क्रॉस एग्जामिनेशन करें, ये क्रॉस एग्जामिनेशन करें, प्रूव करने की तो यार बात की बात है। मैं कहता हूं आप पूछ नहीं सकते। प्रूविंग तो तब है, प्रूविंग तो तब है कि आप पूछ सकें और फिर कहेंगे जी मैं प्रूव कैसे करूं। आप तो सिरे से उसकी तरफ 161 की स्टेटमेंट से कुछ पूछ ही नहीं सकते कैटेगोरिकली। अलग-अलग है, बिल्कुल सही है। बात ये है कि सर एक पर्सन अगर वो झूठ बोल रहा है तो सर देयर शुड बी सम वे कि आप उसको प्रूव करेंगे ये झूठ। क्यों वो प्रूव करें? प्रूफ तो हो गया, वो खूब प्रूफ तो देखें, आपके सामने गवाह आता है, उसकी 160 स्टेटमेंट आपके सामने भी पड़ी हुई है, वो आकर कहता है जी पता नहीं जी मैंने क्या बयान दिया था, तो व्हाट एल्स यू नीड? कहानी खत्म हो गई। हुण तुसीं एवें पानी वधाणी पानी। क्यों नहीं होना चाहिए? हॉस्टाइल सिविल केसेस में नहीं होते। सिविल केसेस में हॉस्टाइल कानून शहादत से निकाल दो 150 को। बीइंग ए कोर्ट आप कुछ नहीं कर सकते, ये लॉ आपको इजाजत देगा तो करेंगे ना। मेरी अर्ज ये है कि सर जब अगर कोर्ट को कहते हैं कि ये पर्सन हॉस्टाइल हो गया है तो कोर्ट के पास क्या क्राइटेरिया है उसको चेक करने के लिए? वो कोर्ट को क्या जरूरत है भाई उस चक्कर में पड़ने की? अच्छा मुझे आप ये बताएं कि यार जो मैंने प्रपोजिशन दी है उसकी तरफ आप गौर नहीं कर रहे कि वो सिरे से उसने आकर कहा जी मुझे पता ही नहीं मैंने क्या दिया है। फिर व्हाट एल्स यू नीड? आप कोर्ट के तौर पर आपको क्या और चाहिए ये बात करने के लिए कि ये हॉस्टाइल को डिक्लेयर मैं करूं कि ना करूं? बस इजाजत देंगे तो आगे बात चलेगी ना। बट जब उसने ही इज नॉट सपोर्टिंग द प्रोसिक्यूशन और ही इज नॉट सपोर्टिंग द प्लेंटिफ की भी बात है ना। कानून शहादत दोनों के लिए, सिर्फ CRPC की क्रिमिनल लॉ के तो लिए नहीं है। सर इसमें एक क्वेश्चन है, अगर सर उसको कंट्राडिक्ट करवाने के लिए वो जो 162 की स्टेटमेंट है, अगर वो रिटन स्टेटमेंट उसको दिखाई जाए कि जी आपने ये स्टेटमेंट दी थी, वो कहे कि जी ये स्टेटमेंट मैंने दी नहीं थी, वो उन्होंने खुद लिखी है, तो फिर उसको कैसे प्रूव किया जाए कि उसने वाकई वो स्टेटमेंट? अभी ड्यूली प्रूव पर आ जाते हैं भाई, क्यों जरा। अब है यूज ऑफ स्टेटमेंट, हॉस्टाइल विटनेस। चलें अब आप ये केस लॉ नोट करते जाएं। आप ये समझें कि मैंने कुछ नहीं कहा, अगर कुछ गलती हुई है तो इन जजेस से हुई है, मुझसे नहीं हुई, क्योंकि मैं आई वुड बी द लास्ट मैन टू से एनीथिंग फ्रॉम माय ओन, वट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम दीज जजमेंट्स। अपनी सुप्रीम कोर्ट की तो बात मानेंगे कि उनकी भी नहीं मानेंगे? वो है ना, वो प्रोसिक्यूटर्स मुझे कहने लगे कि जनाब जैसे आप बहुत सारी बातें एक्सेप्ट करके भी मेरे गले पड़े हुए हैं कि जनाब ये भी बताएं ये भी बताएं, तो मैं तो माइंड नहीं करता, आई एंजॉय इट, क्योंकि दिस इज द ऑब्जेक्ट। आपको मैं वाई आई शुड स्ट्रेस अपॉन यू कि नहीं। तो मैंने कहा अच्छा यार ख्वाजा शरीफ साहब जो चीफ जस्टिस बैठे हैं उनकी बात तो मानेंगे ना,
कहते नहीं मानेंगे। मैंने वो जो अगली नेक्स्ट थे ना, मैंने उसको कहा कि जो हमारे हाई कोर्ट की जजेस हैं ना, उनके नाम भी ऊपर लिखो ताकि इनको पता चले। मैंने कहा ख्वाजा शरीफ साहब जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, व्हेन ही वाज जज ऑफ द हाई कोर्ट ही सेड लाइक दिस। तो मैंने कहा फिर उनसे जाकर पूछे कि आपने क्यों कहा है। सो प्रोसिक्यूशन, अब देखें एक prosecution cannot use statement made under chapter 15 for purpose of contradicting witness. The prosecution therefore cannot ask a prosecution witness what statement he made to the police. Pehli authority 1933. 1947, prosecution cannot contradict hostile witness by reference to a statement before police. Under section 162, the defense is entitled to contradict a witness called for the prosecution by reference to a statement before the police, but the prosecution is not. Section 162 lays down in the most positive manner that apart from this privilege extended to the accused, the statement to the police shall not be used for any purpose at the trial. 1957, ये हमारी लाहौर हाई कोर्ट की है। On one point at least, all the high courts are unanimous, namely that only the accused can claim to use the previous statement of the prosecution witness for the purpose specified in the proviso to section 162, and that the prosecution cannot use it against the accused either to corroborate a witness or to contradict him if he has been declared hostile. 1959 Dhaka. No statement made by any person to the police officer in the course of a case can be admitted in evidence except for the limited purpose. The prosecution has no right whatsoever to prove the statement of the witness or to use it to contradict his own witness or the witnesses produced by the defense. It is therefore clear. Next, 159 फिर Dhaka की है. A statement made by a witness to the police under section 161 can never be used by the prosecution for corroborating or for explaining any part of that witness's evidence in court. The statement is made available to the defense only for the purpose of contradicting the witness and testing the veracity. Then 1959 Dhaka, where therefore the accused in this case did not seek to contradict a prosecution witness by a statement recorded, but it was the prosecution which attempted to do so, it was held that the prosecution could not do so. 2001 YLR, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की है। अब इसमें देखें कि prosecution क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। No doubt the prosecution is at liberty, ये जो आप बात कर रहे थे, to cross-examine or re-examine its own witness when he is declared hostile. Nevertheless, it is not allowed to confront or contradict its own witness with the statement made by him before police during investigation. इस statement की contradiction के अलावा जो चाहे पूछ ले, examination कर ले, re-examination कर ले, लेकिन उस statement से contradiction नहीं कर सकते। आगे defense witness है। AIR 1953 Allahabad, a statement made by witness to a police investigation officer can be used only in one manner. यही position यानी डिफेंस की भी है, क्योंकि डिफेंस के काउंसिल को अक्यूज्ड विटनेस को भी प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकती। If the same person be not examined as a prosecution witness but examined as a defense witness, then that statement cannot be used. Any other use of the statement is prohibited. Only one use, and that only by the accused, not by prosecution. ये है AIR court witness. Only witnesses on behalf of the prosecution can be, not the court. इसीलिए मैंने कहा था ना, when any witness for the prosecution is called, ना उसमें defense witness fall करता है, ना court witness fall करता है. ये भी वही है 1959. It cannot be used for corroboration of a prosecution. Corroboration की जब आप बात करते हैं तो यानी hostile को भी अगर corroboration करवाना है या contradict करवाना है. 2005 MLD. In this case, a witness named in the FIR as eyewitness was given up by prosecution. He appeared as a defense witness.
He was confronted by the prosecutor with his earlier statement recorded by the police during investigation. Though the defense counsel objected, yet the trial court allowed the prosecution to confront the defense witness with his earlier statement. High Court ने क्या कहा? Accepted the revision. क्या कहा? Section 162 cannot be used for corroboration of prosecution or defense witness or even a court witness, nor can it be used for contradicting a defense or court witness by prosecution. It was further held that portion of evidence wherein a statement has been made used by the prosecution would be disregarded as evidence being inadmissible. Court witness की भी यही पोजीशन है, उसको भी नहीं कर सकते. अब यहाँ पर ये है 1960 कि कोर्ट कॉल फॉर प्रोसिक्यूशन से क्या मुराद है? Witnesses examined by the court in the interest of justice cannot be said to be a witnesses called for prosecution. The section does not introduce any fiction. So that fiction क्या होती भाई? कि to treat something which does not exist. ये करना. The clear language of the provision is not susceptible of this interpretation. The expression called for prosecution is express and explicit. Given a PW, हाँ ये एक अथॉरिटी है हमारी, वो कहते हैं कि अगर given a PW है और वो कोर्ट विटनेस के तौर पर आता है तो फिर उसको कन्फ्रंट करवाया जा सकता है. ये है 1980. लेकिन यहाँ भी बहरहाल वो जो ऊपर है ना कॉल फॉर द प्रोसिक्यूशन, मेरा अगर जाती व्यू है तो वो तो मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा है बहरहाल, इसीलिए मैंने इसको शामिल भी किया. जी नहीं ओवर रूल नहीं हुई, बल्कि उसको फिर फॉलो किया गया किसी और में, किसी और एंगल से. मेरा ख्याल है कोर्ट विटनेस ट्रायल ऑफ चलान एंड कंप्लेंट केस, ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. चलान और कंप्लेंट का कैसे ट्रायल होता है. अभी जब फारूक होंगे तो 10 बजे, हाँ 10 बजे ब्रेक 10 बजे करते हैं ना कि नहीं करते? नहीं 10 बजे हाँ 10 बजे कह रहे 10 बजे अब आपको पता है ना कि चलान और में क्या होता है. आर यू अवेयर? नूर राय केस क्या कहता है? नूर राय केस कहता है कि अगर कंप्लेनेंट अपने गवाह लाता है, यानी सबसे पहले कंप्लेंट का अगर होगा, इफ देयर इज यानी डिफरेंस इन द वर्शन और डिफरेंस इन द सेट ऑफ अक्यूज, तो सबसे पहले कंप्लेंट का ट्रायल होगा. और अगर कंप्लेनेंट वो गवाह नहीं पेश करता जो चलान में दिए गए हैं, चलान भी आ गया है, कंप्लेंट भी आ गई है, और अगर डिफरेंस है वर्शन में या नंबर ऑफ अक्यूज में या एविडेंस में, तो फिर सबसे पहले ट्रायल होगा कंप्लेंट का. अब कंप्लेंट में वो अपने सारे गवाह दे देता है, उसमें से चंद एक वो भी होते हैं जो चलान वाले हैं, कुछ उसके अपने गवाह हैं, कुछ ऐसे गवाह रह गए जो चलान में हैं. तो फिर वो जो चलान में रह गए हैं वो कोर्ट उनको तलब करेगी SCW, कोर्ट विटनेस के तौर पर, और फिर उस पर दोनों जिरा करेंगे, प्रोसिक्यूशन भी और डिफेंस भी. उसका ऑब्जेक्ट ये है कि केस जब डिसाइड करना है कोर्ट ने कंप्लेंट का, तो सारी एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने लानी थी वो भी, और जो उसकी अपनी थी वो भी सारी इकट्ठी, ताकि कोर्ट एक फैसला दे सके कि चलान केस या कंप्लेंट केस को मुल्ज़मान को सजा देनी है या क्या करनी है. तो फिर वो जो क्वेश्चन पैदा हो गया कि क्या जो CW आते हैं उनको उनकी स्टेटमेंट 161 से अक्यूज कन्फ्रंट करवा सकता है. तो यहां कहा गया करवा सकता है. ये वैसे भी CW उस लिहाज से नहीं है जो नॉर्मल हमने पहले पढ़े हैं.
ये तो एज ए मैटर ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमने ये कहा कि दे मे बी ट्रीटेड एज CW. तो चलान केस एंड कंप्लेंट केस अबाउट द मर्डर ऑफ 2 persons हैविंग डिफरेंट वर्शंस were pending in the trial court in view of the law so and so. The witnesses mentioned in the calendar of witnesses of Chalan were being examined as CW in the complaint case. The order of the trial court allowing the accused to confront the court witnesses with their earlier statement was called in question by way of revision. The High Court rejected it. उन्होंने कहा नहीं जो कुछ किया ठीक किया. सर कंप्लेनेंट भी कर सकते हैं कन्फ्रंट? नहीं, कंप्लेनेंट नहीं कर सकता, अक्यूज कर सकते हैं. CW की बात कर रहे हैं तो फिर वो आपने 162 को भी तो सामने रखना है ना. 162 कहाँ इजाजत देगा आपको? वो पहली जजमेंट थी, वो तो पहली वाली थी, इसमें नहीं, इसमें नहीं. ना ना ना, प्रोसिक्यूशन क्यों करेगी? प्रोसिक्यूशन तो अपना गवाह है जो चलान में था. सर इसमें अब प्राइवेट जो केस है इस्तगासा जब आ जाता है तो वो कंप्लेनेंट इस्तगासा तो तभी करता है जब वो इन्वेस्टिगेशन के कुछ पार्ट से डिससेटिस्फाई होता है, और इसीलिए वो उन विटनेसेस को जो चलान के विटनेसेस हैं अपने कंप्लेंट में नहीं डालता और उनको कोर्ट विटनेस के तौर पे तलब करता है. असल तो ये है ना. तो जब वो अगर जरा करने का उसको हम राइट देते हैं कोर्ट विटनेसेस पे, तो कन्फ्रंटेशन क्यों उसको राइट नहीं देते? किसको? कंप्लेनेंट को, CWs पे जो अपने गवाह हैं उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा. वहां फिर 162 आकर अप्लाई करेगा ना. लेकिन सर कंप्लेनेंट जो इस्तगासे में तो उसको भी कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन ही कहेंगे. नहीं, यहाँ जो CW आ रहे हैं वो CW उस लिहाज से नहीं आ रहे कि वो प्रोसिक्यूशन के गवाह नहीं है और कोर्ट उनको तलब कर रही है. वो प्राइमरीली तो दे वर द विटनेसेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन. लेकिन चलान में तो नहीं आ रहे ना सर, वो तो इस्तगासे में आ रहे हैं. इस्तगासे में बतौर CW इसलिए आ रहे हैं कि प्राइमरीली उनकी असल हैसियत क्या है? असल हैसियत तो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं. वो तो एक अलग चैप्टर है ना. वो तो है कि अगर इंडिपेंडेंटली वो बतौर कोर्ट विटनेस के आ रहे हैं तो यहां तो अंडर द लॉ, अंडर द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको आप तलब कर लें एज ए कोर्ट विटनेस. उनकी असल हैसियत तो वही रही ना जी. नहीं कर सकते. सर आप डिफेंस वाले पेश कर रहे हैं. डिफेंस वाले पेश कर रहे हैं ना. हमारे ही विटनेस आप क्या कहो? नहीं कर सकते. यही सारा केस लॉ है, यही सारा केस लॉ हमने डिस्कस किया. सर अब ये क्रॉस एग्जामिनेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कन्फ्रंटेशन करवाना. बिल्कुल ठीक है. जब हम एक बड़ा राइट दे रहे हैं कंप्लेनेंट को CWs के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, तो हमने अभी डिस्कस किया क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें, कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते. The confrontation to the extent of statement under section 161. जी उसी की बात हो रही है ना, उसी की बात हो रही है, उसी की बात जो साइटेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की पड़ी है उसमें यही है कि क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें, री एग्जामिनेशन कर लें, बट नॉट कन्फ्रंटेशन. ये तो नहीं है कि ये तो नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने 162 को कहा है कि इसको भी इग्नोर कर दें. ये तो नहीं कहा, वो कह भी नहीं सकते. सर फिर उसको कंप्लेंट करने का फायदा क्या होगा? किसको? तो उसको तो सारा कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए उसे? उसी के लिए तो उसी को ही एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए तो कहा गया है कि चलान केस और कंप्लेंट केस को इकट्ठा ना चलाएं, ताकि वो गवाहान जो उसके खिलाफ पेश हुए हैं वहां पर, या जिन्होंने ओपिनियन अब उसके खिलाफ दी है कंप्लेनेंट के उस मौकफ के अगेंस्ट, एविडेंस के तो सारे प्रिंसिपल वही फॉलो हो रहे हैं सर, जो प्रोसिक्यूशन. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. वो अगर ये टॉपिक अगर मुझे असाइन हुआ तो देन वी विल डिस्कस इट इन द लेंथ, अगर मौका मिला तो. अब यही है स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड अपीयरिंग एज हिज ओन विटनेस. अब यहां पर फैक्ट्स इस तरह से है कि 2 अक्यूज थे, उनकी आपस में रिफ्ट पड़ गई. एक का फर्स्ट वर्जन था और जब फर्स्ट वर्जन देने आया
ओथ पर 340(2) के स्टेटमेंट के हवाले से, तो उसने साथी को भी इम्प्लीकेट कर दिया कि ये भी है। अब क्वेश्चन पैदा हो गया, वो जो दूसरा अक्यूज था वो कहने लगा कि जनाब मुझे इजाज़त दें इसके फर्स्ट वर्जन से मैं इसको कन्फ्रंट करवा सकूं। चले मैं आपके सामने प्रोपोजिशन रखता हूं। एक केस में 2 अक्यूज हैं, एक की एक फर्स्ट वर्जन रिकॉर्ड हुआ, फर्स्ट वर्जन होता है ना, यू नो इट, कि जी वो इस तरह से हुआ है। अब फर्स्ट वर्जन से डेविएट करते हुए उसने कुछ मलबा उस पर भी डाल दिया, मैंने भी किया है, इसने भी किया है, हालांकि फर्स्ट वर्जन में ऐसी बात उसने नहीं कही थी। ये जो 7 वाला को अक्यूज्ड है उसने कोर्ट को कहा कि मुझे फर्स्ट वर्जन से इसको कन्फ्रंट कराने की इजाज़त दी जाए। आपके सामने ये प्रोपोजिशन आई है, क्या आप इजाज़त देंगे उसको कि नहीं देंगे? दे देंगे, बिल्कुल, इसलिए कि वो विटनेस है। अब ही इज अ विटनेस, he the accused is a witness now. तो यही कहा कि petitioner and the respondent both were accused in a criminal case. The respondent had given his first. एक क्वेश्चन है इसमें, फिर वो inculpatory confession के ज़रिए में नहीं आएगा? अभी मैं citation पढ़ दूं, फिर पूछे जो भी पढ़ना है। The respondent had given his first version to the police at the time of his arrest. At the trial, he appeared on oath as his own witness under section 340(2) in disproof of the allegations. The petitioner co-accused intended to confront the respondent with his first version, previous statement recorded by police under section 161, but his prayer was disallowed by trial court. आप देंगे, rightly कहा, so you are better, equipped with the law as compared to that trial judge. The revision petition filed in this behalf was accepted by the Honorable High Court, holding that as the position of respondent number 1 became that of a witness, he could be confronted with his first version by the petitioner, who was also implicated by him. जी आप पूछें। सर इसमें जिस तरह उन्होंने कहा कि उसने अपने आप को भी शामिल किया और दूसरे बंदे को भी, तो इसके ऊपर फिर वो इनकल्पेटरी कन्फेशन वाला जो प्रिंसिपल है वो फिर अप्लाई नहीं होता इसमें? फर्स्ट वर्जन जो है ना, फर्स्ट वर्जन, उसके बारे में इतना केस लॉ है कि अगर प्रोसिक्यूशन, अगर अक्यूज्ड खुद नहीं लाता ना, तो प्रोसिक्यूशन पाबंद है कि उसको फर्स्ट वर्जन को लाए। कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती हैं एज फर्स्ट वर्जन को फ्रॉम ब्रिंगिंग इट इन एविडेंस। ये सूरत है उसकी। अब यहां पर ये एक मिनट, यही जो अथॉरिटी है ना, ये जो मैं इसकी एक बात और कहने लगा था कि ये जो स्टेटमेंट आई है ना 2001 PCR LJ, इसको ये PCR LJ वालों ने भी छापा है, और पिछले वाली इससे आगे हाँ नहीं, क्वेश्चन ये है कि जैसे अक्यूज्ड 161 की स्टेटमेंट को कन्फ्रंट करवा सकता है गवाह से, ठीक है, अब ये जो उसका साथी को अक्यूज था वो बतौर गवाह के पेश हो रहा है और वो गवाह स्टेटमेंट दे रहा है उसके खिलाफ। ये है इसमें जो पॉइंट है। प्रोसिक्यूशन का काम है तो उसका फर्स्ट वर्जन रिकॉर्ड में लेके आए और कोर्ट उसको देखेगी, तो सर वो जो 161 के तहत अगर उसका फर्स्ट वर्जन है तो प्रोसिक्यूशन कैसे लेके आ सकती है? यार वो साइटेशन है, वो मैंने बहुत सारा केस लॉ है, अगर मैं दोबारा कभी आया ना तो वो फिर मैं सारा लेकर आऊंगा कि जिसमें फर्स्ट वर्जन को कोर्ट्स एक्सेप्ट करती हैं, एक्सक्लूड नहीं करती। सर वो है तो सर 161 के तहत समझा जाता है। लेकिन एज फर्स्ट वर्जन इट इज टेकन एज ए फर्स्ट वर्जन, नॉट एज 161, बट इट इज ट्रीटेड एज 161। फर्स्ट वर्जन वो होता है जो पुलिस के सामने फौरन अपना मौक़िफ़ बयान करता है। फर्स्ट वर्जन ऑफ द
अक्यूज ना 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 वाह उसी की बात हो रही ना, उसी की बात हो रही। नहीं फिर कौन कराना था? फिर तो बात, फिर अकेला वो किसको ख्वाब कहता? बात तो ये फर्स्ट वर्जन अपना देखे ना, बाद फर्स्ट वर्जन इतनी अहमियत हो जाती है कि चलें, चूंकि फर्स्ट वर्जन की डिस्कशन शुरू होगी। एक केस ऐसा था कि अक्यूज ने एक गिरफ्तार होने के बाद उसने अपनी बीवी को मार दिया, अपनी जो साली थी उस पर भी उसने अटैक किया, वो बच गई, बीवी उसकी मर गई। उसने एक फर्स्ट वर्जन दिया अक्यूज को कि जी मैंने इस तरीके से ये अक्रेंस हुई है। कोर्ट ने उसको डेथ सजा दे दी, ट्रायल कोर्ट ने। जब हाई कोर्ट में उसका केस आया तो उसने कहा कि जी मेरा फर्स्ट वर्जन जो है, मैंने मारा था, लेकिन मैंने क्यों मारा था? मैंने इसलिए मारा था कि ये दोनों मुझे टॉन्ट करती थी कि तुम ये हो, तुम फलां हो, तुम फलां हो। तो एक दिन मैं जज्बात में आके मैंने मार दिया इसको। तो फर्स्ट वर्जन कैन बी टेकन आइदर फॉर द पर्पज ऑफ कन्विक्शन और फॉर रिडक्शन इन सेंटेंस। तो उसको जो डेथ की सजा थी वो इसी उसके फर्स्ट वर्जन की बिना पर इट वाज रिड्यूस्ड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो फर्स्ट वर्जन का इसलिए अक्यूज का आना जो है वो उसके हक में जाती है बात। तो यहां मैं बात कर रहा था कि ये एनएलआर वालों ने इसी साइटेशन को कहा कि कंप्लेनेंट जो है उसको इजाजत दी गई। तो कंफ्यूज नहीं होना अगर ये साइटेशन कभी आप पढ़ ले तो। हाँ हाँ उसके लिए विजडम है कि अगर देखें, चले मैं एक और बात करता हूं। आर्टिकल 38 कहता है कि नो कन्फेशन मेड बाय ए पर्सन शैल बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। क्या वो कन्फेशन अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, कर सकता है या जवाब दे नहीं या है? No confession made by a person shall be used against him, not in his favor. एक एक लफ्ज कीमती हो जाता है, अहम हो जाता है जब इस कंटेक्स्ट में हम सोचते हैं। तो वहां कहा जा रहा है इट कांट बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। द लॉ इज नॉट रेफ्रेनिंग or prohibiting him from using his own statement if it is in his favor. मिटिगेटिंग नहीं, मिटिगेटिंग इसमें क्या है? चले मिटिगेटिंग ही सही, चले मिटिगेटिंग ही सही, तो यूज उसने अपने हक में किया ना, इस अंदाज में से बगैर क्रॉस के एज इट एग्जिबिट कोर्ट से इजाजतें देती हैं तो हो रहे हैं, वरना ऐसे तो नहीं हो रहा। देखिए इसीलिए हमें यानी फटाफट एक ओपिनियन नहीं देनी चाहिए किसी भी पॉइंट पर जब तक हम उसके सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर ना कर लें। मेरा ख्याल है 5 मिनट या 10 मिनट, 10 मिनट। ये मैं बता रहा था कि यही साइटेशन जो है ये एनएलआर 2001 क्रिमिनल में पेश हुई है, 361 में भी पब्लिश हुई है, जिन्होंने बिल्कुल उसके उल्ट, इसलिए ये हेड नोट्स जो होते हैं समटाइम्स दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। और ये हेड नोट जो इन्होंने दिया है, हालांकि ये कंप्लेनेंट को कंट्राडिक्शन का मौका नहीं दिया गया था, अक्यूज को दिया गया था, ये इनका हेड नोट है। इन सच केस कंप्लेनेंट वुड हैव ए राइट टू कन्फ्रंट अक्यूज एट हिज ट्रायल विद हिज फर्स्ट वर्जन बिफोर आईओ। ये बात गलत है और यही हम डिस्कस करते आए हैं। अब है वो जो किधर गए वो आपके साथ वाले जो बैठे थे, उन्होंने जो बात कही थी ना कि वो जो कानून शहादत के जो आर्टिकल है वो
AIR 1925. It is true that 157, ये 157 जो है ये 153 है जो corroboration के लिए इस्तेमाल होता है. Lays down the rule that in order to corroborate the testimony of witness, any formal statement made by such witness may be proved, but this general rule is controlled by the special provisions contained in section 162 relating to criminal trials. 1926, the main object of the legislature in effecting the amendment was to prohibit the use of the statement of prosecution witness as corroboration under section 157. 1933, by enacting that no statement made to a police officer nor any record thereof shall be used for any purpose at any inquiry or trial, repeals by implication section 157 evidence so far as concerns statements made to a police officer in the course of investigation. Of 162 CrPC has the further effect of modifying section 153 subsection 3, ये 151 और subsection 3 है जो भी previous statement की बात करता है. The general provision of Evidence Act as contained in so and so are controlled by special provisions of CrPC. 1959 ढाका में यही बात कही गई. So many case law on the point. फिर 1960 आंध्र प्रदेश section 145 Evidence Act is controlled by section 162 और PLD 2013 लाहौर 8 Article 140 is controlled by section 162 CrPC and the prohibition contained therein cannot be defeated. Article 140 in criminal trial is totally and conclusively governed and regulated by section 162. This article being a part of general law, अब यहाँ पर वो बातें कही जा रही हैं उन जज साहब ने जो इससे हटकर आर्टिकल 140 अप्लाई करेगा, एडमिसिबल है. Being a part of general law of evidence has its own independent legal efficacy and application upon any other previous statement. ये भी पूछ रहे थे ना फिर कौन सी statement? मतलब इससे हटकर जो भी है, which may have been made by him in some other judicial, quasi-judicial, administrative or executive proceeding or inquiries or even privately made through some statement, for example, agreement or affidavit, can be confronted to him. अगर उससे हटकर है, लेकिन 161 की statement है, वहाँ फिर 162 जो है वो अप्लाई करेगा. शहामत केस जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, वो जो FIR वाली बात है, it is a special rule which excludes what under the general law is evidence available to the prosecution. Preetham Singh, the prosecution cannot press into service the provisions of section 167. ये भी वही है, corroboration वाला. ये है जस्टिस मुनीर की बुक जिसमें उन्होंने 157 के लिहाज से कहा है, if the matter were governed by article 153 alone, statement made to the police in the course of investigation into an offence would be admissible to corroborate the testimony of a witness examined at the trial. But section 162 makes such statement inadmissible for any purpose whatsoever except for the purpose of contradicting a prosecution witness by the record of the statement to the police, and the provisions of article 153 are in this respect subject to the special provision of section 162. Therefore, a statement made by a witness to the police during investigation is not admissible under article 153 for the purpose of corroborating the evidence given by the witness at the trial. ये फिर इमाम बख्श, इसमें जनरल बात कही गई है, it is established proposition of law, ये भी सुप्रीम कोर्ट की है, that the provisions of special law prevail over the general law where the matter is governed by general law as well as special law. अब है supplies of copies जो आपने बात की थी, वो हम पहले डिस्कस कर बैठे हैं, और ये केस ला है 2002 PCR LJ 629 जिसमें कहा गया कि सिर्फ वो कापीज दी जाएंगी जो प्रोसिक्यूशन के गवाहन जो पेश होते हैं उनकी हद तक. In this case, the division bench of Lahore High Court took the view that the witnesses mentioned in section 265C1 are the persons who are to be called by the prosecution in support of this case,
at the trial and not all those individuals who were interrogated. लिहाजा कापियाँ सिर्फ उन्हीं की देनी है, बाकी की नहीं देनी। लाहौर हाई कोर्ट ने PLD 2003 लाहौर 290 में इस DB के फैसले को ओवररूल कर दिया। क्या कहा? The provisions of section 162 so far as they are inconsistent with the provisions of section 265C1 become ineffective and inoperative and are no more existing on the statute book. It is now only section 265C1 और आपके मैजिस्ट्रेट ट्रायल के वो 241 है, कुछ सेक्शन जो है वो भी इसी वहाँ भी ये अप्लाई करेगा। The nutshell we hold that statements of all witnesses recorded under section 161 CrPC by an IO shall be made available to an accused person as of right 7 days before the commencement of trial. Statement not to be signed. अब ये जो है इसकी wisdom क्या है? ये जो है ना, statement made by any person to a police officer not to be signed, if reduced into writing not to be signed, वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि he should be free at the trial to make whatever statement he does. अब अगर वो कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं जहां स्टेटमेंट आईओ ने उसके दस्तखत करवा लिए हैं, उसकी क्या इम्प्लीकेशन है? उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि ना इन्वेस्टिगेशन विशिएट होगी, ना ट्रायल विशिएट होगा, ना वो स्टेटमेंट एक्सक्लूड हो जाएगी, लेकिन उस स्टेटमेंट की एविडेंशियरी वैल्यू जो है दैट वुड बी लेसन्ड। और एक केस जो जस्टिस मुनीर ने डिसाइड किया उसमें मर्डर केस था और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो अक्यूज के हक में जा रहे थे। एक ये भी था कि उसकी स्टेटमेंट या उनकी स्टेटमेंट्स पर प्रोसिक्यूशन ने आईओ ने दस्तखत करवाए थे, तो उन्होंने कहा कि इनकी एविडेंशियरी वैल्यू कम हो गई, लिहाजा this was also one of the factors by which he acquitted the accused. ये सिर्फ इस स्टेटमेंट पर नहीं, इस फैक्टर पर नहीं, बल्कि बाकी भी स्टेटमेंट के पेश नज़र the policy of law यही है that the result of taking signatures of the maker of the statement to a statement would be to tie him down to the statement as whole. वो समझेगा कि अब मैं पाबंद हो गया हूँ, नहीं, let him say whatever he does. ये है 1988 PCRLJ 423 जिसमें भी यही विजडम कही गई है जी। स्टेटमेंट हम साइन नहीं करवाते, उसकी रीजन यही है कि असल जो एविडेंशियरी वैल्यू होगी वो जब ओथ में आके कोर्ट में बयान देगा। एग्जैक्टली। तो अगर साइन हुए हुए हैं तो क्या ये इसको इरेगुलरिटी कंसीडर करेंगे और उसको इग्नोर कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन ये उसको इग्नोर करने का नहीं है। ये विजडम इसमें जो है वो ये है कि अगर वो गवाह जिसके आप सिग्नेचर करवा रहे हैं उस वक्त जब उसकी 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है तो आप उसके ज़हन पर एक बात ये डाल रहे हैं कि बच्चों इतने इधर उधर नहीं होना, बाउंड हो जाएगा, और वो बाउंड नहीं चाहते। लेजिस्लेचर की इंटेंशन ये थी कि जो उसने कहना है कोर्ट में जाकर कहें जो भी कहना है, ही शुड नॉट हैव द फीलिंग दैट आई हैव बीन टाइड डाउन। यही कहा जा रहा है। द विजडम बिहाइंड दिस सेक्शन वाज इज दैट द विटनेसेस शुड बी फ्री टू मेक स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट अनहैम्पर्ड बाय एनीथिंग which they might have been stated, might have stated or might have been made to state, या उन्होंने कहा या कहलवाया गया उनसे। The result of witnesses' signature, thumb impression having been obtained on their statements reduced into writing would be to bind them down to the statement so recorded, or at any rate to give them the impression that they were not free to make a different statement. ये है जो wisdom है या policy of law है कि उनके signatures ना लिए जाएं। मैं वही वो जैसे मैंने बताया ना कि अब उसकी तरफ आते हैं कि उसका क्या इफेक्ट है, उसकी ये जो कंट्रावेंशन है इसकी कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस का इफेक्ट क्या है। बात तो असल में वो है ना, ये तो एक प्योरली एकेडमिक बात है कि जी आप उस पर ये डालेंगे। अब इफ यू ऑब्टेन द सिग्नेचर व्हाट वुड बी द लीगल इफेक्ट अपॉन दैट स्टेटमेंट, उसको मटीरियल बात ये है। इफेक्ट ऑफ कंट्रावेंशन ऑन द रूल AIR 1946 नागपुर। मैं 100% आपसे एक बात शेयर कर रहा हूं कि इस सेक्शन का सारे का सारा लॉ प्री पार्टीशन सेटल हो चुका है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो उस वक्त सेटल ना हुआ हो।
अब हो क्या रहा है, उसके बाद वही लॉ रिपीट हो रहा है, कोई नई बात कहीं नहीं हमें नहीं मिलती। अब देखें ये स्टार्ट में भी 46 है, ये भी प्री पार्टीशन का है, और ये कौन जजेस थे, अंग्रेज जजेस थे। और जैसे जैसे लॉ डेवलप होता रहा वैसे वैसे कोर्ट्स की जजमेंट्स भी उसी लिहाज से आती रही। The mere fact that a mandatory rule of procedure has been broken is not enough to vitiate the trial or proceeding. Number one. The sole test is whether there has been a failure of justice. ये है जो material बात है। Hence, where a statement made to a police officer is signed by the person making it and has thus contravened the provisions of section 162, it is not enough to vitiate the trial if the accused is not prejudiced thereby in his defense. Then 1947 PC, the evidence given by PC mean Privy Council, the evidence given by the witness who signed it does not become inadmissible. यानी evidence भी खत्म नहीं होगी. And still less can be said that the contravention has the effect of vitiating the whole proceeding. Their lordship observe that the value of the evidence, however, may be impaired. Value may be impaired. Value may be lessened. और वो डिपेंड करेगा हर केस पर कि कहाँ तक लेसन हुई है, कहाँ तक नहीं हुई. As a consequence of contravention of the statutory safeguard. 1968 Madras. No doubt the evidence of the witness who has signed the statement given in open court at the trial does not on that account only becomes inadmissible. There are no words for such prohibition in the code or the Evidence Act, nor can it be said that the entire proceeding and investigation get vitiated by taking signed statement. The effect of signature on a statement may in most cases seriously impair the evidence of the witness. और यही हमारे यानी बात कही गई 1988 में, the contravention of the provision by itself be ground not ground sufficient for questioning the conviction or for rejecting or for excluding evidence of such witness from consideration, but the value of evidence of such witness will certainly lessen as a consequence of the contravention of the provision. वही बात है, अंग्रेजी डिफरेंट है, जो 46 में डिसाइड हुआ वही फॉलो किया जा रहा है. स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर बैठे हैं कि पहले व्यू ये था कि गवाह की यानी अक्यूज की स्टेटमेंट शामिल नहीं होगी, फिर कहा गया होगी, कुछ ने कहा नहीं है, कुछ ने कहा नहीं है, कुछ ने कहा है, और ये मेजॉरिटी व्यू ये था कि नहीं है. इस पर बहुत सारा केस ला है. फिर प्रीवी काउंसिल ने 1939 प्रीवी काउंसिल में कहा कि नहीं, इसका मतलब है एनी पर्सन इंक्लूड्स द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड एज वेल. सो दिस इज द सेटल लॉ. पॉइंट फाइनली रिजॉल्व हो गया. और फिर इस पर बहुत सारी उनकी जजमेंट्स भी हैं, इंडिया की. उसके बाद की एक साइटेशन हमारी है 1999 पीसीआर एलजे लाहौर की है 1198, वो भी यही कहते हैं द एक्सप्रेशन एनी पर्सन इन सेक्शन 161 62 वुड इंक्लूड पर्सन देन और अल्टीमेटली फाइंड टू बी एन अक्यूज्ड. ये उन्हीं जो लाइन पर है जो प्रीवी काउंसिल की जजमेंट है, उसी को फॉलो करने हम. ओरल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर बैठे हैं. उस पर ये अथॉरिटी है AIR 1933. The word record as used in 162 means the record of a statement of a witness taken in so and so. So statement or record of statement, you know what the difference between the two. Power of courts to use statement, ये कहा गया है कि कोर्ट की पावर है वो 161 की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकती है, उस पर कोई कतगन नहीं है. ये इस पर अथॉरिटी है AIR 9. ये भी देखे सारा ओरिजिनल लॉ कभी ना कभी पार्टीशन से पहले का है. 1943 कलकत्ता है इसी पर कि नो डाउट सेक्शन 162 प्रिवेंट्स द कोर्ट फ्रॉम यूजिंग द स्टेटमेंट, लेकिन कोर्ट के अपने इख्तियार जो आर्टिकल 161 है कानून शहादत का, वो इजाज़त देता है. फिर ये है 1974 सुप्रीम कोर्ट, वो भी यही कहती है, यानी सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट जो है ये हमारी एक लाहौर, ये मैंने कराची बेंच की जो अथॉरिटी का रेफर किया था ना, वो भी यही है. कोर्ट्स पावर अंडर सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय सेक्शन 162. अब आ गए इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन.
कुछ समझ आई उसकी जो पहले प्रपोजिशन हमने डिस्कस की थी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लेकिन अब हम केस लॉ के हवाले से डिस्कस करते हैं कि इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को क्या कहा गया है कि इट इज कॉमन कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको छोड़ देते हैं ताकि मैं चाहता हूं कि वी मस्ट कंक्लूड इट। Meaning of phrase in the course of investigation. The courts are frequently confronted with the situation. अब होता यह है कि एक ये FIR है, एक ये FIR है, और FIR को आप जानते हैं कि it can be used for corroboration as well as for contradiction. लेकिन अगर वो स्टेटमेंट कोई FIR जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो तो फिर क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि किसको हम एडमिट करें, एडमिसिबल हो, और किसको एडमिसिबल ना हो। ये है इसमें जो क्रूशियल पॉइंट है। द क्रूशियल फ्रेज यूज्ड इन 161 CrPC is in the course of investigation. In this context, it may be borne in mind that there is a difference, although very subtle, very little, between the statement during the period of investigation and the statement recorded during the course of investigation. The two concepts by no means are synonymous. Different है. Case law 1940. The phrase in the course of investigation was considered by Allahabad High Court and interpreted as under. The words in the course of, in the context of section 162 import that the statement must be made क्या? As a step in the pending investigation to be used in that investigation. Pending investigation में as a aid इस्तेमाल हो. The word in the course of do not refer merely to the period of time which elapses between the beginning and the end of investigation. Hence, a report which is made quite independently of the pending investigation. Pending investigation से जिसका कोई ताल्लुक नहीं, वो statement in the course नहीं समझी जाएगी, and in no relation to any pending investigation, and not designed to promote or a pending investigation in any way, but to start one having no reference at all to the investigation which has in fact begun, cannot be said to have been made in the course of investigation. Is it now clear? कि अब भी नहीं, कि जो pending investigation है अगर तो उससे related है तो फिर तो in the course है, और अगर उससे अलग है और उसके लिए अपने तौर पर किसी investigation की जरूरत है तो फिर that is not a statement in the course of investigation. 57 AIR ये फिर वही है, ये भी इलाहाबाद किया है, उन्होंने अपना व्यू ही इसमें दोबारा रिपीट किया है. Thus, where there is a second report made to a police officer about the commission of an offence which is found to have been made quite independently of and in no way in relation to any pending investigation is not designed to promote, वही बात इन्होंने 1936 where a report about the commission of offence is given to the police at two different places by two different persons and one and earlier point of time than the other. Later report is not a statement made to a police officer in the course of investigation. वो अलग है, वो अलग है. यही व्यू फॉलो किया गया. और ये 1956 मैं ऑलरेडी मर्डर केस के बारे में आपको पता, जहाँ एक अलग FIR दर्ज हुई, पुलिस ने कैंसिल कर दी, वो ये साइटेशन है PLD 1956 Supreme Court 238 Shahmad versus State. In this case of murder, one of the accused named in the FIR also lodged an FIR, cancelled. The trial court used the subsequent cancelled report in establishing the presence of the accused at the occurrence and held that to that extent the evidence of the eyewitnesses was strengthened against them. Before the Supreme Court, it was argued that FIR lodged by the appellant and ultimately cancelled was a statement made in the course of investigation, as by the time it was made,
The investigation of the crime had been started and was accordingly hit by section 162. तो उन्होंने एक तो कहा कि हमें ये नहीं बताया कि इन्वेस्टिगेशन कब हुई थी, कब शुरू हुई थी, कब नहीं हुई थी, लेकिन even if it is assumed that it was made while the investigation was going on, the report made by the appellant cannot be said to be a step in the investigation of the specific allegation made in the statement of FIR. We therefore consider that the London judges were justified in treating the statement in question as evidence of admission that the appellant was present at the occurrence. Any question? The? Excluded by 162. Inadmissible under 162. Yes, this is inadmissible. Hit. Excluded. Inadmissible. Sir, ये जो differentiate किया हुआ course of investigation और period of investigation, ये कुछ अजीब सा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब ड्यूरिंग यानी पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी बात जो केस से रिलेटेड है अगर वो आती है तो ऑटोमेटिकली वो कोर्ट इन्वेस्टिगेशन बन जाएगा। वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। जो स्टेटमेंट आईओ लिख रहा है ना 161 की, वो तो जो आप कह रहे हैं वो तो वही है, वो तो हिट हो गई, वो तो हिट हो गई। यानी इन द कोर्स ऑफ, जब हम कहा है ना सिनोनिमस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपने बात कही वो ठीक है, उस हद तक इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का यही मतलब है, तभी तो वो 161 की स्टेटमेंट एक्सक्लूड हो रही है। अब एक ऐसी स्टेटमेंट जो हिट नहीं होती, बात उसकी हो रही है, ये तो हिट हो रही है। ये तो आप कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड हो रही है या इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अब बात दूसरी कही जा रही है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं, इसका असल मतलब ये है कि कोई